Hi guys, welcome to this session. I hope all of you are doing good. I hope all of you are staying home and staying safe. As I told you, this is going to become my new tagline. I'm your master teacher Ankana and I'm your social science master teacher at Vedantu. I hope that you did enjoy the last session, which brings us to the third session of the chapter Nationalism in India. So let's quickly get started without wasting any more time. So we'll start with the with discussion of the answers of the questions that I gave you in the last session. So the answers of the previous sessions are as follows. So the first answer is a protest blocking the entrance of a shop or office. The second one is Fiji, and the answer to the question that was given as a homework is both B and C. And let's see who got it right and the fastest. It was Sunita Marhata, Devinder Kaur, and Srijani Mandal. Congrats, you guys. You have answered the correct answer in the shortest time, fastest. Amazing. Good job. So let's see what happened next. So if you remember, we stopped at a very interesting point. स्वराज मूवमेंट स्वराज के लिए फाइट्स चल रही थी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था. तो अब हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ. सो आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज स्वराज इन प्लांटेशंस टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि उनके पास एक बैकअप प्लान भी था कि अगर उनका ये एनसीएम फेल हो गया तो वो सीधा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे. और बात वहां तक पहुंच गई आखिर. Reaction to the Simon Commission in India. What was the Simon Commission? We'll get to know. The Salt March and the Civil Disobedience Movement. So this is what we're going to cover today, followed by a few important questions, 1 mark question at the end. So stay tuned, guys, for these questions. It's going to be exciting. So as you remember, फ्रॉम द लास्ट सेशन हमने पढ़ा कि स्वराज जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से इंटरप्रेट हो रहा था. लोगों के अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे थे. मिडिल क्लास जो टाउन में थी उनके लिए कुछ और था उसका मीनिंग. फॉर पीजेंट्स इट वाज डिफरेंट, फॉर ट्राइबल्स इट वाज डिफरेंट. सो सिमिलरली फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इट वाज डिफरेंट. अब ये जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं इनके साथ क्या था. इनके लिए स्वराज का मतलब था द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस एंड रिटेनिंग अ लिंक विथ आवर नेटिव विलेज. तो ये जो लोग थे, अब क्या था कि अलग अलग स्टेट से ब्रिटिशर्स वर्कर्स को उठा करके ले जाते थे इन सब जगहों पे काम करने के लिए जहां पे उनकी हार्वेस्ट ऐसी चीजों की होती थी जिसका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता था, जिससे उन्हें बहुत रेवेन्यू जनरेट होता था. जैसे कि आपको याद होगा इंडिगो वाज वन ऑफ दो. सिमिलरली टी, कॉफी, स्पाइसेस, दीज वर फ्यू अदर थिंग्स जिनकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था. तो इनके प्लांटेशन पे वो ज्यादा ध्यान देते थे एंड दे यूज्ड टू मेक श्योर कि हर जगह से लेबरर्स, फार्मर्स को पुश करके इन जगहों पे काम पे लगा दे. ठीक है, लगा दिया. बट प्रॉब्लम क्या थी, ये लेबरर्स क्यों परेशान थे इनसे. इनके ऊपर एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगा हुआ था which came in 1859. इसकी वजह से क्या था, जो भी प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको इस चीज की परमिशन नहीं थी कि वो अपने टी गार्डन्स को बिना अथॉरिटी के परमिशन के छोड़ सके. यानी कि तुम यूपी से आए हो, तुम झारखंड से आए हो, तुम बिहार से आए हो, तुम राजस्थान से आए हो, गुजरात से आए हो, कहीं से भी आए हो, तुम अगर वहां पे जाकर के काम कर रहे हो जहाँ पे टी प्लांटेशन है, तुम उस जगह से बिना अथॉरिटी के परमिशन के निकल ही नहीं सकते हो. तो अब इन प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम क्या डिफाइन करती. फ्रीडम इस चीज से डिफाइन होती कि वो जहां के हैं, जो उनका अपना घर है, वहां वो फ्रीली जा सके. मतलब आप सोचो, वो अपनी कंट्री में है, काम करने के लिए एक दूसरे स्टेट गए हुए हैं, पर अपने ही घर बिना परमिशन के नहीं जा सकते थे. सो दिस इज व्हाट फ्रीडम मेंट फॉर देम. नाउ गाइस, आई क्विकली वांट टू हाईलाइट वन पॉइंट ओवर हियर. So everyone is doing this non-cooperation thing, right? They're trying to not cooperate with the government in whatever way possible. पर आप देखोगे कि एक सर्टेन डिफरेंशिएशन है, क्योंकि हर एक इंसान का इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर के डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हर एक इंसान के लिए फ्रीडम अलग तरीके से डिफाइन होती थी. जो ट्राइबल्स थे उनके लिए फ्रीडम डिफाइन होती अगर उनको एक्सेस होता अपने जंगल्स, अपने फॉरेस्ट के लिए फ्रीली. इफ दे वर नॉट
if they were not limited to enter the jungles, or whatever their values were, whatever their involvement with the jungles were, was not restricted. अगर उनको उनके फॉरेस्ट से दूर नहीं किया जाता, तो उनके लिए फ्रीडम था फॉरेस्ट में जा पाना. पेजेंट्स के लिए फ्रीडम था खुल की खेती कर पाना, जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू ना देना पड़े. अगर उनकी खेती नहीं हो पा रही है तो उनको बिना मतलब में रेंट ना देना पड़े, उन्हें ओप्रेस ना होना पड़े. उनके लिए ये डिफाइन करता था. फॉर मिडिल क्लास पीपल, to have a decent job, to have a respectful life, to be able to go to places जहाँ उन्हें education मिले, but ब्रिटिशर्स के slavery के अंडर ना मिले. तो आप देखो, हर एक इंसान का अपना स्ट्रगल था. तो हर एक इंसान हर एक एस्पेक्ट में, और अलग अलग साइड्स पे, टाउन्स, कंट्री साइड, फॉरेस्ट, हर एक जगह उनके लिए फ्रीडम अलग तरह से डिफाइन होती थी. सो इनिशियली व्हाट हैपेंड, एंड सिमिलरली फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स ऑल्सो, उनके लिए फ्रीडम डिफाइन होती है. अगर वो खुलकर जब भी मर्जी हो अपने घर जा सकते हो, इन परमिशन की जरूरत ना पड़े अपने ही घर वालों से मिलने के लिए. But this was not happening. So we also see one more thing, कि ये जो मूवमेंट है ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में चल रही है. ऑल्दो द बिगर गोल इज सेम, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. हाउएवर, it is not really united. It was not really united in a way. Everyone had their different aspirations from the movement. उन सबके लिए फ्रीडम, सब लोग फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, पर सबके लिए फ्रीडम का मतलब सेम नहीं है. सो दैट वाज समवेयर क्रिएटिंग अ डिफरेंशिएशन. ठीक है. अब इन वर्कर्स ने क्या किया, अब जैसे इनके लिए फ्रीडम डिफाइन हो रहा था इस चीज से कि ये खुलकर प्लांटेशन वाली साइट से, अपने उन जगहों से, उन खेतों से अपने घर जा सके, तो इन्होंने यही डिसाइड किया कि हमें कॉपरेट नहीं करना है. यानी कि ये जो एक्ट इन पे लगाया गया उसे फॉलो नहीं करना है. सारी अथॉरिटीज को डिफाई करते हुए ये वहां से निकल गए अपने घर की तरफ. ठीक है. इनका मानना ये था कि अब तो गांधी राज शुरू हो चुका है, अब जो भी हो जाए हमें अपने गांव पहुंच कर रहना, हम अपने घर पहुंच कर रहेंगे और हमें वहां जमीन मिलेगी, हमें अपना हक मिलेगा. गांधी राज क्या था? गांधी राज यानी कि जहां पे गांधी जी की चल रही हो, नो मोर ब्रिटिशर रूल. ओके, थिंग्स अंडर गांधी जी वो गोइंग टू वर्क आउट. अब गांधी जी आने वाले हैं, उनकी चलेगी, उनका रूल होगा. सो दैट वाज देयर बिलीफ. क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, इतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या है. उनके लिए उनका एजेंडा सिंपल है, घर पहुंचना है, एक उम्मीद की किरण दिखी, बस पकड़ लिया, लग गए. लेकिन ये घर पहुंच नहीं पाए थे ये लोग. They were not able to reach their homes, their houses, their villages, because they were stopped by the police. They were caught by the police. तो उस टाइम एक स्ट्राइक चल रहा था शिप्स और रेलवेज की, जिसकी वजह से इनका पहुंचना डिले हो गया, और बीच रास्ते में ही पुलिस ने इनको पकड़ के बहुत बहुत ब्रूटल तरीके से पीटा था. Now that broke Gandhiji's heart when he got to know about that. Okay, but with all of this going in different parts of country, one slogan that came up was Swatantra Bharat. Tribals ने majorly इसे शुरू किया था, and it was followed by everybody. Now, as I was telling you that the fight for this non-cooperation, I mean like the fight for freedom through this non-cooperation movement was happening in small groups with their own agendas, with their own interpretation and definition of freedom. सब अपनी अपनी तरह से freedom को define करते हुए अपने अपने छोटे groups में इस बड़ी umbrella के अंदर fight जरूर कर रहे थे, पर एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं आ पा रहा था. पर इस एक स्लोगन ने, स्वतंत्र भारत ने, एक कलेक्टिवनेस ला दी, एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना जगा दी लोगों में. नाउ पीपल स्टार्टेड, जैसे हमने पढ़ा था ना, नेशनलिज्म क्या है? इट इज अ फीलिंग, इट इज अ फीलिंग वेयर पीपल एसोसिएट टू देयर नेशन, जहां पे वो बिलोंगिंगनेस फील करते हैं, अपनी आइडेंटिटी रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं अपने नेशन के साथ. वो इस स्लोगन की वजह से अब लोग कर पा रहे थे. ये एक नया सिंबल था उनकी बिलोंगिंगनेस को डिफाइन करने का. ठीक है. अब क्या हुआ था, एक और रीजन था इन सब डिफरेंस की वजह से. यूजुअली कोई भी जो मूवमेंट स्टार्ट होती थी वो कांग्रेस डिफाइन करती थी कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक, दिस इज व्हाट वी वुड वांट टू अचीव. ये सब कुछ डिफाइंड होता था. पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम, एक ऐसी चीज थी जिसकी विजन डिफाइंड नहीं थी कांग्रेस के द्वारा, और इसलिए शायद इतने सारे वेरिएशंस आ रहे थे. हाउएवर, बाय द एंड ऑफ इट, नॉट बाय द एंड ऑफ इट, समवेयर थ्रू द प्रोसेस एवरीवन गॉट यूनाइटेड ड्यू टू दिस वन स्लोगन. लेकिन ये मूवमेंट आखिर रुक क्यों गई? क्या ऐसा हुआ दैट इट डिक्लाइन?
So Chauri Chaura incident in 1922 is the remarkable event which made it all start. So ये एक जगह है गोरखपुर के पास, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी में है, चौरी चौरा। यहाँ पे कुछ लोग आराम से बैठ करके बिल्कुल क्वाइटली पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, जो कि बिल्कुल वॉयलेंट टर्न कर गया। क्यों? So they were attacked by the police. It was not like they started, they were being very peaceful, very calmly, they were just protesting. लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। क्योंकि वो शांति से बैठे थे और उनके ऊपर अटैक हुआ था, the crowd also got very agitated and raged and they reverted the violence. उन्होंने उसके बदले में जवाब दिया और ये ब्रूटैलिटी बढ़ती गई। पुलिस ने बहुत ब्रूटल तरीके से लोगों को मारा, लोगों ने भी वैसे ही रिवर्ट किया एंड दे एंडेड अप बर्निंग अ पुलिस स्टेशन। एक पुलिस स्टेशन को जला दिया और कई सारे लोग मर गए। Now the whole ideology of Gandhi ji was questioned over here. It all came into a danger, you can say. All of it just went in vain, क्योंकि गांधी जी का पूरा पर्पस फेल हो गया। नॉन वायलेंस इज व्हाट ही हैज बीन प्रोफेसिंग, ही केप्ट ऑन प्रोफेसिंग द एंटायर टाइम एंड दैट जस्ट डिड नॉट वर्क, ठीक है। इसके बाद जब उन्हें इसके बारे में पता चला, इट ब्रोक हिज हार्ट and he decided that it's not going to work. Why is it not going to work? Because he realized that the people of India, because a lot of them were, the masses were of farmers, peasants, tribals, workers. ये सारे वैसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं. They cannot, if you remember, I also told you in the last session that these are people who are driven by their emotions. ये ज्यादा process नहीं कर पाते हैं, visionary लोग नहीं होते ये. So they're not ready for such mass struggles. इनको ट्रेन करना होगा, दे नीड टू बी काइंड ऑफ टेम्ड, दे नीड टू बी मेड रेडी फॉर सच मूवमेंट्स. सो ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस. बट उनका बैकअप प्लान क्या था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो इसके बाद ही जम्प्ड ऑन टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गाइस. बट वो शुरू कैसे हुआ? तो वो शुरुआत उसकी हुई डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ. तो हमें पता है कि ये क्यों डिक्लाइन हुआ, क्योंकि जो मूवमेंट है वो बिल्कुल वायलेंट टर्न करने लग गया. देयर वर इंसिडेंट्स, इवेंट्स हैपनिंग जहां पे पीपल वर गेटिंग हर्ट, बोथ इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स, एंड इट वाज जस्ट पुटिंग ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स इन वेन. एंड एट द सेम टाइम अब जब ये सब चल रहा है और ये फेलियर दिखाई दे रहा है लोगों को, आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने बोला था कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन बॉयकॉट करने की वजह से, बिकॉज पीपल वर बॉयकॉटिंग, दे वर नॉट कोऑपरेटिंग विद द the government, civil services boycott कर रहे थे, elections boycott कर रहे थे, foreign goods boycott कर रहे थे. लोगों ने elections boycott करके उसमें participate नहीं किया था. पर अब क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल कर रहा है, तो कुछ कांग्रेस के लोग आ गए कि सुनो ऐसा है, तुमने अपनी चला ली, तुमने देख लिया, ये तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, तो अब तुम हमें हमारे तरीके से करने दो. दे फर्मली बिलीव दैट दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन, दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दीज प्रोविंशियल काउंसिल्स दैट वर गोइंग टू बी फॉर्म. क्योंकि इनका बहुत ज्यादा मानना था कि ओपोज तभी कर सकते हैं ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज को जब वो उसका हिस्सा बन सके गवर्नमेंट में, और इसीलिए वो इस चीज से इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे. और ये कुछ मॉडरेट लोग थे, ठीक है. ये कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू. उनकी तरह और भी कुछ लोग थे who wanted to be a part I mean like a part of these elections, and these elections were actually started under the Government Act of 1919 guys. अभी Government Act of 1919 क्या है? तो ये एक परमिट था जो एक तरह से इंडियंस को ही दिया गया था. पहले इंडियंस को अलाउड नहीं था टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा इंडियंस ही नहीं थे. सो 1919 में ये एक एक्ट पास हुआ था जो एक्सपैंड करती थी पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये कुछ लोग जैसे कि मोतीलाल नेहरू इस चीज का फायदा उठाना चाहते थे. सीआर दास भी उनमें से एक थे, और इन लोगों ने मिलके फिर स्वराज पार्टी फॉर्म की, जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट का हिस्सा बनकर, उस सिस्टम का पार्ट बनकर ब्रिटिशर्स को अपोज करना चाहती थी. लेकिन इतना आसान नहीं था. इनके अपने बेटे और कुछ रैडिकल सोच वाले लोग जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें ये इलेक्शन में खड़ा नहीं होना है. दे वर गोइंग टू हैव रैडिकल मास एजिटेशन.
वो खुल के ओपनली अपोज करना चाहते थे ब्रिटिशर्स को, एंड दैट्स व्हाट दे डिड. दे वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस. उन्होंने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया. सो नाउ यू कैन सी कि अब स्वराज पार्टी है जो कि आकर के यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है. पर एक पार्टी और थी जिसने पहले भी इलेक्शन में हिस्सा लिया था. कैन यू क्विकली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, कैन यू क्विकली टेल मी कौन सी वो पार्टी थी जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे भी अपने इलेक्शंस वाली चीजों को नहीं छोड़ी थी, अपने राइट्स को नहीं गिव अप करना चाहती थी, और उसकी वजह क्या थी? व्हाट वाज द रीजन and which part of country was it happening in? So there are three questions that you need to quickly answer me in the comment box. Guys, after this session, I am going to go back in the comment box and check which was this place जहां पे elections में लोगों ने participate किया, क्या उनकी पार्टी का नाम था और उसके पीछे वजह क्या थी. ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस खुद अपने फादर को, सीआर दास को, इन लोगों को स्वराज पार्टी के फेवर में नहीं थे. ठीक है, अब ये सब टर्मोइल चल रहा है. दिस थिंग इज ऑलरेडी गोइंग, दिस काइंड ऑफ टसल इज ऑलरेडी गोइंग इनसाइड द कांग्रेस. दो तरह के लोग हैं, रेडिकल लोग हैं और मॉडरेट्स हैं, और उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. लेकिन सिर्फ आपकी सोच से सब कुछ नहीं होता है. देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग आउट हैपनिंग एक्सटर्नली. बाहर बहुत कुछ हो रहा था जिसकी वजह से इंडियन पॉलिटिक्स शेप्ड अप द वे इट शेप्ड अप इन दैट टाइम, in that duration. So there are two major factors. The first one was World Economic Depression. अब ये World Economic Depression होता क्या है और क्यों हुआ? So World Economic Depression is basically, you can say, fall down, breakdown of the economy. Economy बिल्कुल slow हो गई. लोगों के पास जैसे अभी कैसे कोरोना की वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है, रिसेशन आ चुका है ना, लोगों की इकोनॉमिक बैलेंसेस बिल्कुल जीरो हो रही है, बिजनेस ठप हो रहे हैं, गवर्नमेंट की इकोनॉमी गिर रही है, कंट्रीज की इकोनॉमी गिर रही है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, दैट इज बिकॉज ऑफ द गिवन कंडीशंस ऑफ दिस पैंडेमिक. सिमिलरली उस टाइम पे भी ऐसा ही एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, एंड दिस वाज वर्ल्ड वाइड, but it was largely affecting India as well. So this happened in 1920. और इस इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ, तो हमारी कंट्री लार्जली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और आपको पता है कि बहुत तरह के प्लांटेशन हो रहे थे जो कि एक्सपोर्ट होते थे. हमारा मेजर सोर्स ऑफ इनकम था ये. अब क्या होने लग गया, सिर्फ हमारा ही नहीं, अ लॉट ऑफ पीपल, आई मीन द फार्मर्स, द पेजेंट्स, ये सारे जो मेजर लोग थे जो चंक फॉर्म करते थे, दे वर अंडर द एग्रीकल्चरल सेक्टर. ये अपने पैसे कहाँ से कमाते थे? एग्रीकल्चर के थ्रू, अपने क्रॉप्स को, हार्वेस्ट को बेच करके. अब क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, तो ये जो प्राइसेस थी हर एक चीज की, उनकी प्राइसेस गिरने लग गई. तो चाहे वो कितनी ही मेहनत करके, इन्वेस्टमेंट करके अपने क्रॉप्स को उगा रहे थे, उन्हें उनके बदले प्राइसेस, उनका प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा था. क्यों नहीं मिल पा रहा था? तो भाई एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डिक्लाइन हो गया था, हर एक चीज डिक्लाइन कर रही है, इकोनॉमी गिर रही है, तो लोग बाहर से यहाँ की चीजों को मंगा भी नहीं रहे थे, और जो मंगा भी रहे थे वो बहुत कम प्राइसेस पे कर पा रहे थे, और ब्रिटिशर्स को तो पैसे चाहिए थे, जो भी प्राइस मिल रहा था उस पर बेच दे रहे थे वो लोग. Now, as a result of this, the farmers were getting very little amount of money. So, because the demands of agriculture goods were falling. Now, as a result of this, जो डिप्रेशन आया उसकी वजह से लोगों की हालत इकोनॉमिकली बहुत खराब हो गई, और ये पेजेंट्स तो वैसे ही बहुत ज्यादा बुरे हालत में थे. उनकी इकोनॉमिक स्टेट, फाइनेंशियल स्टेट वैसे ही अच्छी नहीं होती थी, वो पूरी उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे डिपेंड करती थी, जिसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी थी. Now these guys were not, they never realized कि ये किस वजह से हो रहा है. वो उतनी डिटेल्स में जाते ही नहीं थे. उनके दिमाग में एक सिंपल एक्सप्लेनेशन थी कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स. हमें ब्रिटिशर्स की वजह से वी आर नॉट गेटिंग पेड, वी आर नॉट गेटिंग मनी, which was creating a lot of agitation in the farmers. Okay, so by 1930, the countryside, the village side, the rural part of the country was in a lot of turmoil. ठीक है, और आपको पता है गांधी जी हर एक इंसान को इंक्लूड करके चलते थे, for that matter everyone, because also this was a mass huge chunk of the country. So this was one major reason that affected the decisions that was going to be made in Indian politics. The second was Simon Commission, which was formed in 1928. So पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि साइमन कमीशन था क्या, मैं आपको ये बता दूं कमीशन क्या होता है.
सो गाइस, बच्चे कमीशन क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लोगों को गवर्नमेंट एक इंटरेस्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, अथॉरिटी देती है, कुछ लोगों को एक ग्रुप फॉर्म करने देती है जिनके पास अथॉरिटी होता है किसी एक पर्टिकुलर एक्ट को कैरी आउट करने का, टू डू समथिंग। वो कमीशन होती है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे कमीशन फॉर्म होते हैं, जैसे कि किसी रिवर को क्लीन करने के लिए या किसी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसके इस तरह के आप बहुत सारे कमीशन ज्योग्राफी में भी इवेंचुअली पढ़ोगे जो आज के डेट में एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे ही एक कमीशन टॉरी गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी। टॉरी गवर्नमेंट क्या थी? तो भाई वो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी थी। उन्होंने एक कमीशन फॉर्म की जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के अंडर बनी थी और उसमें कुछ लोग थे, ठीक है, जो लोग उस कमीशन का हिस्सा थे। अब इन्हें काम क्या दिया गया था? दे वर सपोज टू लुक आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। उन्हें मेजर्स सजेस्ट करने थे, उन्हें मेथड सजेस्ट करने थे, उन्हें पॉलिसी सजेस्ट करनी थी। बेसिकली डिजाइन करना था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, which is a good thing, right? But people were not at all happy about it. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हो रहा है, यानी कि हम फ्रीडम की तरफ पढ़ रहे हैं, अपना गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले, स्वराज का की जो आइडियोलॉजी है वो फुलफिल हो रही है कहीं ना कहीं, राइट? But people were not welcoming this commission at all. They were in response, in agitation. How were they welcomed, or you can say not welcomed in India? With a slogan which said, Simon, go back. तो 1928 में जब ये कमीशन आई, कुछ 7 या 8, I think 8 members were there. I'm a little confused about this. So I think somewhere around 8 members की ये कमीशन थी, आप देख सकते हो. So people just got on the roads. They started protesting against it, demonstrating against it. कि Simon, go back. We do not want this commission. Now, why was this protest happening? क्यों लोग नहीं चाहते थे ये कमीशन हो? क्योंकि इस कमीशन में एक भी इंडियन इंसान नहीं था। इंडिया की गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है और एक भी इंडियन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इट डजंट मेक सेंस। दैट्स व्हाई पीपल वर एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट। अब ये इतने सारे मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस देख करके लॉर्ड अर्विन, इन्होंने रियलाइज किया कि वाइस रॉय थे ये, ठीक है, ही वाज द वाइस रॉय। ही रियलाइज दैट ऐसे तो नहीं चलेगा, बात हाथ से निकल रही है, लोग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। मासेस को शांत कराने के लिए उन्होंने एक छोटा चॉकलेट देने के बारे में सोचा। अब आपके घर में कोई अगर मान लो बच्चा है, कोई आपके रिलेटिव अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं कि भाई थोड़ी देर मेरे बच्चे का ध्यान रख लेना, विल कम बैक इन सम टाइम, और बच्चा रोना स्टार्ट करता है, मम्मी पापा चाहिए। क्या करते हो आप? बेटा आइसक्रीम खा लो, मिठाई खा लो, टॉफी खा लो, फुसलाने की कोशिश करते हैं ना बच्चे को शांत कराने की। वी जस्ट ट्राई टू सम हाउ पास द टाइम। तो लॉर्ड अर्विन हमें ऐसे ही एक छोटी सी टॉफी देकर के बहलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा हम आपको डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया टू इंडिया वी विल गिव इट टू यू। Now, what do you mean by this dominion status? तो उन्होंने कहा कि आपको ऑटोनॉमी होगी, आपको आपकी अपनी मर्जी चलेगी कि आप कैसे गवर्नमेंट डिजाइन करना चाहते हो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करना चाहते हो, आप अपने डिसीजंस अपनी मर्जी से ले सकते हो, आपके अपने लोग ही प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, सब कुछ आपके लोग होंगे, सब आपका होगा, लेकिन ये सब होगा क्राउन के अंडर, ब्रिटेन के अंडर। तुम आज भी उनके बच्चे ही रहोगे, वो तुम्हारे गार्जियन रहेंगे, तुम सब कुछ अपनी मर्जी से करो, ठीक है, लेकिन तुम अल्टीमेटली उन्हें रिपोर्ट करोगे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ही सेइंग कि तुम्हें सब कुछ है, बट अल्टीमेटली अगर कहीं जरूरत पड़ी तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो क्राउन का होगा, वो ब्रिटेन का होगा। तो ये तो टॉफी देने वाली बात हो गई कि तुमने बोल दिया कि हाँ ऐसा कर दो, लेकिन ऐसा सच में है नहीं। आपको याद होगा आपने 9th स्टैंडर्ड में जब डेमोक्रेसी के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट डेमोक्रेसीज के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना कि जैसे चाइना में क्या हो रहा है या फिर मेक्सिको में क्या होता था, लोगों को ऐसा बहलाकर कहते थे कि हाँ, मतलब एक इल्यूशन क्रिएट कर रखा था कि हाँ आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप वोट कर रहे हो, बट एक्चुअली इट वाज ऑल अ फसाड, वो सच में कुछ था नहीं, दिखाने वाली बात थी। सिमिलरली उन्होंने यहाँ पे कहा आप ये स्टेटस ले जाओ, ठीक है, और इसके लिए उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रपोज किया और बोला आप आओ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यूज्ड टू बी अ मीटिंग हेल्ड, सो दिस वाज बेसिकली अ मीटिंग दैट वाज सपोज्ड टू हैपन इन ब्रिटेन, जहाँ पे इंडियंस आते, अपने डिमांड्स रखते, वहां ब्रिटिशर्स भी जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स है वो होते, एक कॉन्वर्सेशन होती है और लोग अग्रीमेंट पे आते। तो उन्होंने कहा कि तुम ले जाओ डोमिनियन स्टेटस
और यही करते हैं। पर लोगों ने ये रियलाइज कर लिया, जो बिकॉज पीपल वर नॉट फूल, दे वर लिटरेट पीपल, दे रियलाइज कि ये बस बहलाने वाली बात हो रही है। इसकी वजह से जो कांग्रेस लीडर्स थे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और ज्यादा एजिटेटेड हो गए और ज्यादा असर्टिव हो गए। उन्होंने कहा हम और फर्मली इस चीज को अपोज करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू नॉट लिसन टू दिस। हमें ये स्टेटस नहीं चाहिए, अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें फुल फ्रीडम ही चाहिए। ये जो तुम हमें बहलाने की कोशिश करियो, वी आर नॉट गोइंग टू फॉल फॉर दिस ट्रैप। नाउ बाय दिस टाइम द moderates like C.R. Das and Motilal Nehru had lost their influence. अब किनका इन्फ्लुएंस था? लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, द रेडिकल लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इस वजह से जो लाहौर का सेशन हुआ 1929 में, वहां पे एक सेशन हुआ विच वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। वहां पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को will be celebrated as Independence Day of India. पूर्ण स्वराज होगा, full independence होगी, and that is what we are going to celebrate on 26 January. ठीक है, लाहौर सेशन में ये डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। However, this declaration, okay, this event attracted very less attention. Actually, जो turnout था लोगों का उतना ज्यादा हुआ नहीं, जितने लोगों को आकर सपोर्ट करना था उतना सपोर्ट मिला नहीं, एंड दिस आइडिया फेल्ड। ठीक है, सो दिस आइडिया फेल्ड एंड महात्मा गांधी रियलाइज कि ये जो आइडिया है, जो आइडियोलॉजी है लोगों के दिमाग में, जो फ्रीडम का, पूर्ण स्वराज का एक डेफिनेशन है, वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत फिकल्ड सा है। उसको एक कॉन्क्रीट रूप देना होगा, उसे एक सॉलिड रूप देना होगा, एंड ताकि लोग अपनी एवरीडे लाइफ में समझ पाए कि फ्रीडम एग्जैक्टली होता क्या है, ताकि सब लोग उस चीज से रिलेट कर पाए। क्योंकि आपको पता है ना, फ्रीडम हर एक इंसान के लिए डिफरेंट थी। एवरीवन यूज्ड टू परसीव, इंटरप्रेट फ्रीडम इन अ डिफरेंट वे। हर एक इंसान के अलग अलग लेवल पे इट वाज डिफरेंट। सो ही डिसाइडेड कि अब इस चीज को एक कॉन्क्रीट तरीके से प्रेजेंट करना होगा ताकि वो यूनिफाई कर सके पूरी कंट्री को, एवरीवन इज एबल टू रिलेट टू इट। ठीक है guys, one very interesting fact which I would like to highlight over here. Can you see the date 26 January? It's a very familiar date, right? क्यों familiar है? हमारा रिपब्लिक डे होता है इस दिन। एग्जैक्टली क्यों होता है रिपब्लिक डे, आपको पता है? क्योंकि दिस वाज द डे व्हिच वाज डिसाइडेड टू बी द फर्स्ट, आई मीन इट्स सेलिब्रेटेड एज आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। हाउएवर हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली, पर ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। इट हैड इट्स ओन सिग्निफिकेंस। तो इस दिन को लोग ऐसे ही डिस्कार्ड नहीं करना चाहते थे, इसलिए जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, जो कि नवंबर में ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी थी, लोगों ने वेट किया before giving the republic, owing up to the republic state of India as a republic डिक्लेयर करने के पहले हमने वेट किया 2 महीने, और फिर नवंबर से जाकर के हमने जनवरी में इस पर्टिकुलर डेट को सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी सिग्निफिकेंस को मेंटेन करने के लिए इस दिन को एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया फाइनली। ठीक है, सो नाउ वी नो कि अब गांधी जी एक नया प्लान बना रहे हैं, और उनके पास एक बैकअप प्लान ऑलरेडी रेडी है वैसे। ठीक है, which is the civil disobedience movement. तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि कैसे NCM डिक्लाइन हुई, and it led to the emerge, you can say the progress, the starting of civil disobedience movement. ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन ठीक है, तुम्हें पता है क्या हुआ? गांधी जी ने लेटर लिखा। लॉर्ड अर्विन बहुत नेता बन रहे थे, बोल रहे थे भाई आओ आओ तुम्हें सबको खुश कर देंगे, हम ये डोमिनियन स्टेट दे देंगे, स्टेटस दे देंगे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, आप अब अपनी इतने डिमांड्स हमारी पूरी कर रहे हो तो ये लो। एक लेटर लिख दिया उन्होंने। ये लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स लिखे अपने। ठीक है, उन डिमांड्स का नेचर क्या था? ये जो लेटर है उन्होंने 31 जनवरी 1930 को लिख करके लॉर्ड अर्विन को भेज दिया। उन्होंने कहा कि आप, ठीक है, आपको लग रहा है कि हमारा मूवमेंट फेल हो गया है, और या आप अब हमें डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हो, तो हम आपको ये लेटर लिख रहे हैं। आई थिंक आई काइंड ऑफ मिस्ड हाईलाइटिंग दिस फैक्ट गाइस, कि ये जो बहुत सारी नेशनल मूवमेंट्स चल रही थी ना, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, इनको अपोज करने के लिए, इनको सप्रेस करने के लिए साइमन कमीशन बनाई गई थी। लोगों को लगा था कि ये कमीशन बना देंगे तो ये मूवमेंट्स जो है ना
ये बंद हो जाएंगी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो टॉफी वो दे रहे हैं वो लोग समझ जाएंगे, वो बच्चा समझ जाएगा और वो लेगा नहीं, वो अभी भी अपनी मम्मी पापा की मांग ही करेगा। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द लेटर, गांधी जी ने 11 डिमांड्स के साथ ये लेटर लिख करके लॉर्ड अर्विन को भेज दिया। अब ये डिमांड्स थी कैसी? तो कुछ उनमें जनरल डिमांड्स थी, ठीक है, जेनरिक फॉर एवरीबॉडी, नॉर्मल, but there were few demands which were specific to the classes and communities of the country. Peasants के लिए, industrialists के लिए, tribals के लिए, हर एक ग्रुप को, जो अलग अलग ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रही थी, which were being a part of the NCM and otherwise of the movement for the fight in this fight of freedom, उन हर एक सेगमेंट को यू कैन से एड्रेस करी थी। और ये गांधी जी ने बहुत स्मार्टली किया। क्यों किया? उन्होंने ये रियलाइज किया कि लोगों को एक इंक्लूजन फील होना चाहिए, उनको लगना चाहिए अभी सब अलग अलग लड़ रहे हैं, दे हैव टू कम अंडर द सेम यूनाइटेड कैंपेन, दे हैव टू कम अंडर द सेम अम्ब्रेला, जहां पे सब सेम एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करेंगे ब्रिटिशर्स के सामने। इसलिए उन्होंने जब ये किया, जब डिमांड्स हर एक सेगमेंट को एड्रेस करते हुए, दिमाग में रखते हुए उन्होंने प्रेजेंट की, तो एवरीवन फेल्ट इंक्लूडेड इन दिस, everyone automatically got the drive to be a part of it. ठीक है। And then he said, and this letter was just not a normal letter, ठीक है, along with these demands जिनमें उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स के और जेनरिक हर एक तरह की डिमांड्स रखे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने मेंशन की। उन्होंने कहा कि सॉल्ट टैक्स अबॉलिश कर दो, ठीक है, एक ये डिमांड थी। क्यों? क्योंकि नमक जो है उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल लगा पूरे नेशन को साथ में लाने के लिए। और नेशन पहले ही साथ में काफी हद तक आ चुकी थी। एक मेजर लाइन जो थी, जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में थी, वो साइमन कमीशन की वजह से कहीं ना कहीं और ज्यादा, और खिलाफत मूवमेंट स्वराज की वजह से मिट चुकी थी। साइमन कमीशन गाइस कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर बराबर से अपोज किया था। तो वहां पे अब आप देख रहे हो उस तरह से यूनाइटेड फ्रंट पे काम हो रहा है। पर अब ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनकी अपनी इंडिविजुअल अलग अलग इंटरेस्ट है, उनको कैसे साथ लाया जाए? तो उन्होंने एक ऐसी चीज ढूंढी जो हर एक इंसान को बाइंड करती थी टुगेदर, सॉल्ट। Salt is one of the most essential things for all, poor, rich, of any caste, of any creed, gender, race, doesn't matter, खाने में नमक हर एक इंसान को चाहिए। तो उन्होंने इसको अपना नया हथियार बनाया। He realized that this could be a symbol which can unite the entire nation, and he said that he wanted the salt tax to be abolished. ठीक है। अब ये जो है ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब abolishing the salt tax was a big deal for Lord Irwin. He was being a little reluctant in kind of immediately accepting this. ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने क्या करके रखा हुआ था, उनकी मोनोपोली थी गवर्नमेंट मार्केट में। मोनोपोली यानी कि सिर्फ हम ही करेंगे, एक तरह से समझ लो ठेका लेकर के रखा हुआ था। उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि और कोई नहीं करेगा, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट, और सॉल्ट प्रोडक्शन के ऊपर से वो टैक्स भी लगाते थे, ठीक है, और महंगा भी देते थे। तो इस चीज से दिख रहा था कि कितने ज्यादा ओप्रेसिव थे ब्रिटिशर्स, कितना ज्यादा दबा कर रखा हुआ था कि इतनी एसेंशियल चीज नमक भी हमें टैक्स देकर के लेनी पड़ रही थी। सो इस चीज को हटाने के लिए उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया, एक तरह की वार्निंग दे दी कि अगर ये मेरे कंडीशंस इस टाइम तक, मार्च तक पूरे नहीं हुए, तो मैं लॉन्च कर दूंगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसे ही हो जाएगा। He did warn him. He told him that salt is going to be a very powerful symbol, so we want this. And obviously the government was unwilling, they were reluctant, and he actually started with the Salt March 6 April 1930 में। Salt March में उन्होंने क्या किया? He started marching, he started walking from Sabarmati to Dandi, which was 240 miles. 10 दिन तक उन्होंने मार्च किया, 24 माइल हर दिन मार्च करते थे, with his very you can say devoted followers, 78 followers थे उनके, volunteers थे, किसी को force नहीं किया उन्होंने, अपने आप लोगों को आने दिया। बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी ये 78 लोग उनके साथ चल पड़े साबरमती से दांडी। अब इन्होंने क्या किया, ये पूरे रास्ते while he was walking from Sabarmati to Dandi, जितने भी जगह से वे होते हुए गए, वहां पे लोगों को he kept on making them aware about स्वराज, और उनको बोलते रहे कि पीसफुली, बिल्कुल विदाउट एनी वायलेंस, दे हैव टू डिफाई द ब्रिटिशर्स। ठीक है।
और फाइनली ये जब वहां पहुंचे, जब ये दांडी पहुंचे, इन्होंने बहुत सेरेमोनियल तरीके से, बहुत ही ग्रैंड तरीके से पानी वानी उबाल करके नमक बनाया, और जो लॉ थी जिसके हिसाब से सिर्फ ब्रिटिशर्स, सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती थी सॉल्ट, उसको वायलेट किया। सॉल्ट टैक्स वाली चीज नहीं मानी जा रही थी, उसको भी वायलेट किया और सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. So guys, now we understood how it started. We are going to see what happened next in the next session. कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आगे बढ़ा और उसके क्या क्या इफेक्ट्स में, कैसे फाइनली इंडिया ने एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप की, कैसे लोग एक साथ आने लग गए और एक दूसरे से रिलेट करने लगे, यूनाइटेड फील करने लगे, यूनिफाइड फील करने लगे. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मार्क क्वेश्चंस क्विकली. So the first question is, which of the following was the reason for calling of the non-cooperation movement by Gandhiji? Pressure from the British government, second roundtable conference, Gandhiji's arrest, or Chauri Chaura incident? Don't forget to answer in the comment box. I'll come back and check that. Next question. What was the main problem with the Simon Commission? It was formed in Britain. It was an all-British commission. It was set up in response to the national movement. All of the above. And one small homework for you. When was Poon Swaraj declared? 26th January 1930, 26th January 1950, 26th January 1947, or 26th January 1935. Now, if you like the video, if you got the concept, like if you understood what Swaraj was, how did civil disobedience movement started, don't forget to hit that like button and subscribe. You can always reach out to me on my email ID that's given over there. It was lovely having you guys over here, and I will see you in the next session with more content, more energy. Stay safe, guys. Stay home. Bye-bye. Take care.